तो बच्चों, आज हम आपको स्पेक्ट्रम की स्टडी कराएंगे, जिसमें एमिशन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। दो टॉपिक आज आपको पढ़ाए जाएंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा, और सेकंड वन है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये जैसे कि आपको पहले बताया था, एटम इतना छोटा होता है और उसकी या फिर कोई भी कंपाउंड और उसके स्पेक्ट्रम लाइंस की स्टडी काफी डिफिकल्ट होती थी, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इनकी स्टडी करी गई। लाइंस या एमिशन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की किसकी हेल्प से करी गई बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से ही इन्हें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन जो एमिशन स्पेक्ट्रा है ये भी टू टाइप्स का होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। अब हम इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे बच्चों, यानी एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से एटॉमिक स्पेक्ट्रम को टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अभी वैसे ही बताऊं, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, जैसे हमने कहा कि कोई भी सोर्स होता है लाइट का, जैसे सन है, उससे लाइट पड़ रही है, आप उसे फोटोग्राफी प्लेट पर डाल देंगे प्रिज्म की हेल्प से और देखेंगे क्या हो रहा है उसमें। फिर दूसरा, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस लेकर उसका देखेंगे हम इफेक्ट, या तीसरा किसी सब्सटेंस को हीट करके देखा जा सके। ठीक है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। फिर उसमें जो हम उसका इफेक्ट देखेंगे, अगर जो लाइंस है मर्ज हो रही है फोटोग्राफी प्लेट पे स्पेक्ट्रम के बाद, तो उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जा, यानी अंतर ही नहीं दिख रहा, लाइन से एक दूसरे से जुड़ रही, ठीक है, उसे कंटिन्यूअस कहा जाएगा। अगर उनमें कंटिन्यूअसली मर्ज नहीं हो रही लाइंस, ठीक है, कहीं कहीं डार्क या ब्राइट लाइंस नजर आ रही, खास तौर पर ब्राइट लाइंस, उसे क्या कहा जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जहां ये डार्क पोर्शन होगा इसका, ठीक है, वो ब्राइट नजर आओगा, और इसका जहां ब्राइट है उसमें वो क्या होगा? डार्क नजर आओगा। तो ये सारी चीज हम आपको इसमें अब स्टडी करा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा हमने आपको बताया क्या होता है। कोई भी रेडिएशन किसी भी सोर्स से, कोई भी आप सोर्स ले सको, देखो इसमें सोर्स सन भी हो सकता है जैसा अभी आपको बताया, ठीक है, और कोई भी जैसे गैस है, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर। और थर्ड वन है, कोई भी आप सब्सटेंस क्या कर सको? हाई टेम्परेचर पे हीट कर सको और इसे पास करोगे डायरेक्टली एक प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, अभी जो हम आपको बना के दिखाओगे, और ये क्या है, ये फोटोग्राफी प्लेट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलावा है? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा को ध्यान से देख लो बच्चों। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? कोई भी रेडिएशन है किसी भी सोर्स से आ रही, चाहे वो सन हो, चाहे वो गैस हो एट लो प्रेशर, चाहे वो हीटिंग सब्सटेंस हो, उससे जो रेज आऊंगी एक प्रकार से, और वो प्रिज्म से पास होगी, और प्रिज्म से पास करने के बाद हम उसका इफेक्ट किसी जिस प्लेट पे देखते हैं, जो हम अभी आपको बना कर दिखाऊंगे, हमने यहाँ एक सोर्स रखा, इस सोर्स से चली, ठीक है, रेज चली, प्रिज्म पे पड़ी, ठीक है, और प्रिज्म पे पड़ने के बाद वो कहां कहां से पास हुई, ठीक है, ये फोटोग्राफी प्लेट है, ये प्रिज्म है, और ये कोई भी सोर्स है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। ठीक है, यानी आप रेडिएशन कर रहे किसी भी सोर्स से, चाहे वो सन हो या गैस हो, कोई भी हीटिंग सब्सटेंस हो,
और हम इसे प्रिज्म के जरिए, प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफी प्लेट पर डाल रहे, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वही हमेशा स्पेक्ट्रा कहलाएगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों जैसे अभी हमने बताया कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो क्या है, मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं या रिपीट कर दूं। कोई भी सोर्स हो, चाहे वो सन हो, गैस हो, या फिर कोई हीटिंग सबस्टांस हो, हम उससे उसकी जो रेज है उससे उसे हीट करके या गैस से लो प्रेशराइज करके जब हम उसकी रेज कहाँ डाल लेंगे बच्चों, प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास होने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, फोटोग्राफी प्लेट पे। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होगा वो एमिशन स्पेक्ट्रा कहलावा या स्पेक्ट्रम। ये भी सबस्टांस के भी आप पे 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा होगा लाइन स्पेक्ट्रा। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया और करके भी अभी दिखाऊंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या होगा स्पेक्ट्रा, इसमें बिल्कुल भी जैसे विबग्योर होता है, सारे कलर एक दूसरे से ऐसा निकलते हुए प्रतीत होंगे, महसूस होंगे, ऐसा नहीं लगने का कि उनके बीच में कोई गैप है, कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन जो लाइंस हैं, लाइंस में क्या होगा, बीच में गैप होगा, ठीक है, चाहे वो डार्क पोर्शन हो या फिर किसी तरह का हो। इसमें लाइंस, इसमें कलर एक दूसरे पे मर्ज होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब डिटेल से देख लो। तो बच्चों जैसे हमने अभी अभी बताया आपको कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और सेकंड लाइन स्पेक्ट्रा होगा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या है, एक व्हाइट लाइट ली हमने और स्लिट से पास करा के वो प्रिज्म में पास कर दी हमने। यानी कोई भी सोर्स ले लो आप, उससे आपने लाइट पास कर दी, व्हाइट जैसे सन ही है, कोई भी आप सोर्स ले लो, यहाँ पे आपने सोर्स रख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने वो सोर्स रख दिया, कोई भी सन वगैरह, ठीक है। और उससे क्या हो रही, बहुत सारी लाइट जा रही, सिर्फ हमें क्या देखना, सामने के डायरेक्शन में है, तो हम स्लेट की मदद से उसे फोकस कर दे प्रिज्म पे लाइट को, ठीक है। और जब फोकस कर दी और प्रिज्म से लाइट पड़ रही, तो यह कितने कलर्स में स्प्लिट होगी, 7 कलर में स्प्लिट होगी। और ये यहाँ के दिख रही है आपको, जैसे आप रेनबो देखते हो आसमान में, जब बारिश होती है उसके बाद जो बारिश की बूंदे होती है और उनसे व्हाइट लाइट पास होती है, तो 7 कलर में क्या हो जाए, वहां प्रिज्म जो बूंदे होती है प्रिज्म का काम करे। और वे सारे कलर आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग है, वे सारे एक दूसरे से मर्ज होते हुए नजर आ रहे, ठीक है। इसमें इसी तरीके से होता है, अगर कलर होते तो आपको क्लियर दिखता। ये 7 कलर हैं, ठीक है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सातों के सातों जो कलर है ना, फोटोग्राफी प्लेट पर जब हमने डाल लिया तो एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे, बिल्कुल क्या हो रहे थे, मिल रहे थे। ये नहीं कि इनके बीच में कोई गैप था। तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें क्या है, कोई भी सोर्स से आप जब क्या करोगे, व्हाइट लाइट या फिर लाइट पास करोगे, ठीक है, प्रिज्म से, और फोटोग्राफी प्लेट पर देखोगे इफेक्ट, तो आपको लगेगा जितने भी कलर हैं सारे एक दूसरे में क्या हो रहे, मर्ज हो रहे। मर्ज का मतलब होता है मिले हुए, घुले हुए, उन्हें बिल्कुल भी सेपरेट आप नहीं कर सकते। कौन, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आ गया बच्चों समझ में आपको। हमने क्या करा, इसमें एक लाइट पास करी, ठीक है, प्रिज्म से, और वो 7 कलर में क्या होगी, स्प्लिट होगी। और जो ये 7 कलर हैं एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। जैसे रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से इंडिगो और फिर वायलेट। ये जो सारे के सारे कलर हैं ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, इनके बीच में कोई लाइन नहीं है जो इन्हें सेपरेट कर रही हो। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा होगा वो क्या कहलाओगा बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाओगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो बच्चों सेकंड जैसे लाइन स्पेक्ट्रा है, उसमें हमने कंटिन्यूअस में ही कहा था कि कोई भी जैसे सोर्स है उससे लाइट आ रही और वो पास करोगे प्रिज्म से, तो उसमें कलर एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसमें देखो, कोई भी जैसे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी गैस ले लो, हमने जैसे अभी आपको बताया था लो प्रेशर पे गैस भी ले सके, हम आपको बता देंगे, लेकिन हमने यहाँ एक बर्नर रख दिया और उसमें NaCl ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। और NaCl क्या कर रहे हैं, हम इसमें जला रहे हैं, एक प्रकार से हीट कर रही, क्या कर रही है बच्चों से, हीट कर रही है। और ये असल में जो नमक होता है वोलेटाइल साल्ट होता है, ठीक है, इसी वजह से हमने लिया। तो इसमें से क्या है, जब यहाँ इसकी रेज पास होंगी और हमने इन्हें फोकस कर रखा स्लिट के द्वारा ताकि ये प्रिज्म पे गिर सके, ठीक है, प्रिज्म पे डाल ली जा सके। तो आप देख रहे जब ये लाइट प्रिज्म पे आई तो सिर्फ आपको 2 ही रेज नजर आ रही, इसमें बाकी कोई रेज नजर नहीं आ रही। जैसे उसमें बहुत सारी रेज नजर आ रही थी आपको 7 कलर की, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी है, ये फोटोग्राफी प्लेट पर सिर्फ 2 रेज इसमें आके पड़ी, ठीक है।
तो फिर हमने से स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हेल्प ली और देखा ऐसा क्या हो रहा, तो बाकी का सारा पोर्शन तो डार्क था, ये डार्क है बच्चों, लेकिन दो इसमें ब्राइट लाइंस जो येलो येलो लाइंस थी, येलो लाइंस दिख रही थी, और जिनकी वेवलेंथ कितनी थी 5896 एंगस्ट्रॉन और 5890 एंगस्ट्रॉन। तो दो वेवलेंथ, ठीक है, 5896 और 5890 ही सिर्फ इस पे दिखाई दे रही थी, बाकी कोई भी लाइंस इसमें कुछ भी पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप ये देखो इनके बीच में भी क्या है, गैप है, गैप है, इसमें मर्ज होते हुए बिल्कुल नहीं देख रहे, और बाकी पोर्शन कैसा है, डार्क है। तो इसी तरीके से आप अगर किसी गैस को भी लोगे, जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपने रख दी डिस्चार्ज ट्यूब में, और उस क्या है, उसकी रेज आप इसमें डाल रहे, ठीक है, या फिर रेडिएशन उसका इसमें डाल रहे, तो उसकी भी इसी तरीके से अलग अलग लाइंस नजर आऊंगी। कहने का मतलब यह है कि लाइंस अगर एक दूसरे में मर्ज ना होती हो और उनके बीच गैप हो, देखो यहाँ बिल्कुल गैप आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या है, सारा पोर्शन जब इसमें से पास हुआ तो क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, क्या हो गया था, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया था, ठीक है। तो हमने जैसे कहा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जब आपने इसे हीट करा NaCl ना, सोडियम क्लोराइड ने, तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी है, इसने क्या कर लिया, इस फ्रीक्वेंसी पर बाकी सारा पोर्शन तो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और जो सिर्फ रिलीज कर रही है वो सिर्फ वेवलेंथ कर रही है 5896 और 5890। ये हमें कब पता चला, जब हमने इसे फोटोग्राफी प्लेट पर डाल कर देखा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने बताया था कुछ एब्जॉर्ब कर ले, परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं। तो NaCl को जब हमने हीट किया, हीट करने के बाद हमने उसका देखा, निरीक्षण करा, ऑब्जर्व किया कि सिर्फ इसमें जो फोटोग्राफी प्लेट पे, यानी इसका जो रेडिएशन होता है सिर्फ दो येलो लाइंस ही का ही होता है रेडिएशन, बाकी कोई क्या कर लेगा, NaCl क्या कर लेगा बच्चों, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखो नमक को घर पे भी हीट करके देखो तो आपको येलो सा नजर आओगा, येलो नजर क्यों आता है, क्योंकि बाकी रेडिएशन तो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया इसने उन फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन उन फ्रीक्वेंसी पे क्या एब्जॉर्ब नहीं हुआ इसमें, येलो लाइंस, ठीक है, 5896 और 5890 एंगस्ट्रॉम, ये एब्जॉर्ब नहीं होती इस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। हमने कहा था आपको, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हम आपको बतावें कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, ये जितनी आप उसे हीट दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही चेंज होगी, और जो कलर डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी पर करे। तो जैसे ही आपने NaCl देखा, इसका व्हाइट कलर था, लेकिन जैसे ही आपने हीट किया तो इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। वो येलो कलर इस वजह से हुआ, बाकी जो रेडिएशन था या एनर्जी थी वो इसने NaCl ने क्या कर ली, हीट होने पे एब्जॉर्ब कर ली, और सिर्फ अपने से बाहर किसे जाने दे रहा, 5896 एंगस्ट्रॉन और 5890 एंगस्ट्रॉन की जो लाइंस हैं, ठीक है, वे पास हो रही है। हमने कैसे देखा, ये हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, इसी वजह से इसका कलर येलो नजर आता है आपको, ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इसका नोट कर लें। मैं फिर एक बार बता रहा कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, आपने बर्नर लिया, सोडियम क्लोराइड को जला दिया, ठीक है, NaCl जिसे कॉमन साल्ट भी आप कहते हो, नमक, ठीक है, नमक जलाने के बाद इसमें से जो रेज हुई, हीट हो गया, पास करी गई प्रिज्म से, और देखा गया इसका कलर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या चेंज हुआ इसमें। तो जैसे ही हमने इसे फोटोग्राफी प्लेट पर डाला और स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा, तो हमें सिर्फ बाकी पोर्शन तो डार्क नजर आया, सिर्फ दो येलो लाइंस नजर आई। बाकी डार्क इस वजह से नजर आया क्योंकि जो डार्क पोर्शन है वो इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो येलो लाइंस है उसी की फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा, ठीक है। ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी, और ये तो हमने ब्लैक बॉडी तो आपको पहली वीडियो में समझा दी थी। तो यहाँ देखो इसमें लाइन स्पेक्ट्रा दो येलो लाइंस क्यों नजर आई, क्योंकि ये सिर्फ उन्हें ही पास कर रहा, उन्हें ही रिलीज कर रहा, एमिट कर रहा NaCl हीट होने के बाद, ठीक है, इसी लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैं क्या बताऊं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसा होता है कि उसमें जो डार्क पोर्शन है वो ब्राइट नजर आओगा, और जो ये ब्राइट है वो डार्क नजर आओगा। उसके बारे में हम अभी बता रहे, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। तो बच्चों नेक्स्ट है एमिशन स्पेक्ट्रा, आपने देख लिया, टू टाइप्स देख लिया इसकी, कॉन्टिन्यूअस और लाइन। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, असल में लाइन स्पेक्ट्रा को बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ये भी याद रखियो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जस्ट अपोजिट होता है कहीं का लाइन स्पेक्ट्रा का। वो किस तरीके से, आपने देखा उसमें आपने NaCl के जो सोल्यूशन था ना, सोडियम क्लोराइड, उसे आपने हीट करा था, नॉर्मल नहीं लिया था, हीट किया था। हीट करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी, और उस फ्रीक्वेंसी पर आपने देखा था
वो 2 येलो लाइंस शो कर रहा था फोटोग्राफी प्लेट पे। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसमें क्या होगा, एक व्हाइट लाइट लिया, यानी सोर्स रख दिया कोई भी लाइट का पीछे से। अब यहाँ इनिशियल को हीट नहीं किया जा रहा है, इसका नॉर्मल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। यानी अब इसकी हीट करके इसकी एनर्जी देकर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी जा रही, जिस तरीके से पहले बर्नर के द्वारा हमने इसे हीट किया। तो यहाँ पे एक व्हाइट लाइट ली और इस लाइट की मदद से उसे इस पर फोकस किया गया, इनिशियल सॉल्यूशन से पास किया गया। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जहां उसमें पहले 2 येलो लाइंस नजर आ रही थी, अब वो पोर्शन डार्क लाइंस नजर आ रही है, और बाकी पोर्शन कैसा है, वो ब्राइट है। ये वाला जो बाकी पोर्शन है वो सारा कैसा है, ब्राइट है। तो आपने देखा कि NaCl को अगर हम हीट करें तो इसे यानी एनर्जी दी, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो बाकी जो इसने कलर थे वो तो कर लिए एब्जॉर्ब, ठीक है, उन्हें पास नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब कर लिए। और सिर्फ 2 लाइंस यानी 2 वेवलेंथ ही वो अपने से पास होने दे रहा था, इसी वजह से उसका कलर येलो नजर आया। लेकिन जब हमने उसमें से व्हाइट लाइट वैसे ही नॉर्मल सॉल्यूशन से पास करी, तो जो उसमें पोर्शन डार्क था उसमें कैसा आ रहा, ब्राइट। क्योंकि अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज होगी, अब इसकी जो नॉर्मल सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है वो ही नजर आ रही, ठीक है। और जब हम इसमें से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो विबग्योर यानी 7 कलर नजर आएंगे, और सिर्फ 2 डार्क लाइन नजर आओगी, वे उन्हीं वेवलेंथ की क्या होगी, डार्क लाइन नजर आओगी। ये डार्क लाइन क्यों नजर आ रही, क्योंकि ये वहां पे येलो लाइंस नजर आ रही थी जब हम क्या कर रहे थे, इसे NaCl को हीट कर रहे थे। NaCl जब हमने हीट करा तो प्लांक्स ने क्या कहा था, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करे एनर्जी पर, जैसे ही आपने एनर्जी चेंज करी इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी पे ही क्या चेंज करता है, डिपेंड करे कलर। तो इसी वजह से इसका येलो कलर हो गया था बच्चों, कैसा कलर हो गया था, येलो कलर हो गया था, ठीक है। अब आपने इसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं करी, एनर्जी आप इसकी क्या कर रहे हो, सेम एनर्जी ले रहे, तो जब एनर्जी आप चेंज नहीं कर रहे तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होने की, और उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी उसके कलर रिप्रेजेंट होंगे वे ही होंगे, और बाकी जो हीट होने पर हो रहे थे वे नहीं होने के, वे क्योंकि वो उसी फ्रीक्वेंसी पर नजर आएंगे जब आप NaCl को हीट करोगे। तो उसमें जो येलो लाइंस थी इसमें कैसी होंगी, डार्क लाइंस होंगी, ठीक है। उन डार्क येलो लाइंस को क्या कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी को पास कर दिया। तो ये बच्चों ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी देख सको। असल में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमारे लिए जरूरी है काफी, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इस तरीके से आपके सामने नजर आ रहा। अभी अभी हमने लाइन स्पेक्ट्रम बताया था और उसमें कहा था कि हम किसी भी सोर्स को, जैसे उसमें NaCl हमने हीट किया था तो उसमें आपने देखा था येलो लाइन से नजर आई थी, बाकी पोर्शन कैसा था, डार्क था। इसी तरीके से अगर हम भी हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर ले, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करें, लो प्रेशर पर ले, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से लाइंस क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है बच्चों। आप चाहो तो पहले से लिखना चाहते हो लिख लो। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन, ठीक, in the discharge tube and the light emit on passing electric discharge is examined with a spectroscope. The spectrum obtained is called the line spectrum of hydrogen. जैसे हमने पता नहीं कितनी बार अभी आपको बता लिया कि ये सारा प्रोसेस ऐसा है, हमने वो प्रिज्म रखा था, वो ही चीज है। ये जो फोटोग्राफी प्लेट हम इधर दिखा रहे थे, अब सिर्फ हम यहाँ फोटोग्राफी प्लेट ही दिखा रहे हैं आपको, और उसमें लो प्रेशर पे एक डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस क्या कर ली, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा, वो सारा 10,000 वोल्ट वगैरह आपने पहले भी देख रखा, तो वो एमिट कर रहा, ठीक है। इस तरीके की ये जो रेज आप देख रहे फोटोग्राफी प्लेट पे, सिर्फ यहाँ पे जो आपको दिखाई जा रही ये क्या है, फोटोग्राफी प्लेट है। ये आपको जो लाइंस नजर आ रही है डार्क लाइंस है, और इसमें बाकी सारा पोर्शन कैसा है, कलर्ड है। जैसे उसमें आपको कैसी लाइंस नजर आ रही थी, असल में क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। जहां पे डार्क लाइन है वहां पे ब्राइट लाइन नजर आओगी तो उसे क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा कह सके। और जो डार्क लाइन है, ठीक है बच्चों, इस पोर्शन पे क्या नजर आओगी, ब्राइट लाइन, तो उसे क्या कहेंगे हम, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और जहां अब कैसी नजर आ रही,
ये वाला पोर्शन जो इसमें बिल्कुल ब्राइट नजर आ रहा, वो उसमें कैसा होगा, ब्लैक नजर आऊगा। तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करे। अगर आप हाइड्रोजन गैस को हीट कर रहे तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या है, इसमें डार्क लाइंस नजर आ रही है। अगर आप उसे हीट नहीं करोगे, वैसे ही पास करोगे, तो जहां डार्क लाइन है वहां पे क्या नजर आऊंगी, ब्राइट लाइंस नजर आऊंगी। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या करा, गैस को हीट करा और इसके फोटोग्राफी प्लेट पे इफेक्ट देख रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रा, जहां पे हमने गैस को, हाइड्रोजन गैस को क्या करा, हीट करा। तो आप यहाँ लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज देख रहे। असल में ये क्या है, डिस्कवर है इनकी। सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो बामर सीरीज हुई थी, ठीक है। और जो बामर सीरीज है विजिबल रीजन में पाई जा, रीजन जैसे हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया था, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच होता है विजिबल रीजन, जो सिर्फ दिखाई दे, ठीक है। आसान था, इन्हें इस प्रकार से 1885 में डिस्कवर करा था बामर ने, ठीक है। उसके बाद फिर लेमन ने करा, इसे डिस्कवर करा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो उनके नाम पे लेमन सीरीज हो गया। पास्टन ने करा तो पास्टन सीरीज हो गया, ब्रैकेट ने करा तो ब्रैकेट सीरीज हो गया, फुंड ने करा तो फुंड सीरीज हो गया। ये जो पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज या फुंड सीरीज, ये सारे इंफ्रारेड रीजन में पाई जा, इंफ्रारेड में पाई जा, ठीक है। यानी इनकी वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, और इनकी वेवलेंथ कम होगी। हमने कहा था ना लेफ्ट टू राइट, जैसे बताया था कि कॉस्मिक रेज से अगर हम रेडियो वेव की ओर जाए तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो असल में ये सारी डार्क लाइंस क्यों है और ये बाकी पोर्शन क्या है, ब्राइट है। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मर्ज होते हैं कलर, इसमें मर्ज नहीं हो रहे, बीच में क्या कर रहे, तोड़ रहे लाइंस के द्वारा। तो लाइन स्पेक्ट्रा है, जैसे हमने कहा गैस को, वे सारी चीज हमने आपको जैसे पहले भी बताई। इस तरीके से आपने इसमें हाइड्रोजन गैस ली, जैसे आपको पहले भी बताया था, यानी पूरा वो बना दिया इसका सर्किट सा, और इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी, ठीक है। फिर इसे सेल्ट की मदद से क्या कर दिया, फोकस कर दिया, और ये प्रिज्म में पास कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या रखा था, फोटोग्राफी प्लेट, ठीक है, तो जिस पर ये सारी लाइंस नजर आ रही। तो इस तरीके से है ये, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी ले लिया इस तरीके से, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और कौन सा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन, ठीक है। और जो ये लाइंस नजर आ रही, ये कई सारी अलग अलग हैं, ये बाद में डिस्कवर हुई, ठीक है। जिसने भी डिस्कवर, लेमन LYMAN, बामर BALMER, पास्टन, ये सारे साइंटिस्ट हैं जो डिस्कवर करी, जिन्होंने उन्हीं के नाम पर। फिर रीजन भी, अल्ट्रावायलेट रीजन में लेमन सीरीज है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, बाकी तीनों कहीं में है इंफ्रारेड, और कुछ और भी आगे चल के जो आप BSc वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसे सभी बच्चे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो न इसी के लिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है बच्चों, वो जो बहुत सारी लाइंस हैं, इसी के लिए रेडबर्ग फॉर्मूला आया, रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया। वैसे तो बहुत सारी लार्ज नंबर्स ऑफ लाइंस प्रेजेंट थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो रेडबर्ग ने 1890 में, जैसे हमने पहले भी जिक्र करा इसका, इससे पहले वैसे एक फॉर्मूला आ चुका था, बामर फॉर्मूला 1885 में, ठीक है। उन्होंने सिर्फ बामर सीरीज, क्योंकि वो सिर्फ विजिबल रीजन में थी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही फॉर्मूला दिया था। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसमें बताया कि जो वेव नंबर होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होगा कहीं के, या फिर वेव नंबर आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल होती है कहीं के वेवलेंथ के। तो ये एक रिलेशन दिया, आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उनके द्वारा दी गई 109677 सेंटीमीटर यूनिवर्स। तो एक फॉर्मूला दिया, उसमें N1 N2 होल नंबर लिए गए, ठीक है। और जो N1 है वो किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए कांस्टेंट होगा। किस तरीके से, अभी हम आपको बता रहे, पहले सभी बच्चे से नोट कर लें इस फॉर्मूले को, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहीं के लिए, हाइड्रोजन के लिए है। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हो, तो उसके लिए थोड़ा फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाए। पहले आप सभी नोट कर लिया सभी बच्चों ने से। लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं, जैसे लिथियम, आप सोच रहे कैसे होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, हीलियम पॉजिटिव चार्ज,
तो उनके लिए इन्होंने फॉर्मूला जो दिया वो था V बार बराबर R1N1 माइनस Z स्क्वायर। Z क्या है? इनका एटॉमिक नंबर है। यहाँ Z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। सभी बच्चे लिख लो। तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए जैसे हमने बताया, ये सिर्फ क्या था, हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम आया था, बाकी गैस के लिए नहीं आया था। लेकिन जो इसके आसपास थे, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला है। सिर्फ हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक लूज कर दे तो इस पर कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो इसके आसपास जैसे इस टाइप के हैं, लिथियम, हीलियम है, इनका अगर आपको वेव नंबर पता करना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर की। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। तो ये लेमन सीरीज थी। ठीक है, लेमन सीरीज के लिए जैसे हम बार बार आपको बता रहे, लेमन सीरीज के लिए क्या होगा? लेमन सीरीज के लिए होगा N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू हो सके 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर बामर सीरीज के लिए देखें, बामर सीरीज के लिए देखें तो यहाँ जो N1 है उसकी वैल्यू 2 होगी, क्योंकि सेकंड सीरीज है। ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट होगी वैल्यू, और N2 की वैल्यू हो सके 3, 4, 5, 6। ठीक है, कुछ भी। तो इसी तरीके से आपने देखा, चाहे लेमन सीरीज हो, बामर सीरीज हो, लेमन सीरीज में जो N1 होगा उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज है। बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 है कांस्टेंट। पार्सन सीरीज के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। ब्रैकेट सीरीज के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। बाकी N2 की वैल्यू कुछ भी हो सके। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करा जाएगा, आप सभी बच्चे से नोट कर लें।